नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज एक ऐसे शख्स की जरूर होगी जिसने एक वक्त पद्मश्री को पापश्री कहा था। वो दौर इमरजेंसी का था और लौटा दिया गया था सम्मान। यानी जिस बात का जिक्र आज हो रहा है, तब क्यों नहीं तो तब भी विरोध था, तब भी सम्मान लौटाया गया था। उस शख्स के गांव आज आपको लिए चलेंगे। लेकिन इन सब से इतर देश इंतजार तो डॉन का कर रहा है, और खास तौर से मुंबई नगरी। मुंबई, ऐसा शहर जिसे नींद नहीं आती, ऐसा शहर जो जागते हुए भी सपने देखता है, एक ऐसा शहर जहां चमक दमक की ऊंचाइयां हैं, एक ऐसा शहर जहां खामोश अंधेरी खाई है, एक ऐसा शहर जहां इंसानों के बीच इसी फर्क ने एक अलग दुनिया बनाई। मुंबई अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड डॉन का शहर मुंबई, बॉलीवुड का शहर मुंबई, एक ऐसी धड़कन लिए हुए मुंबई शहर जो इंतजार कर रहा है पहली बार एक ऐसे डॉन का जिसकी पहुंच पकड़ शायद अंडरवर्ल्ड डॉन की फहरिस्त में सबसे छोटी हुआ करती थी। लेकिन बावजूद इसके इंतजार डॉन का है क्यों, और मुंबई में यह इंतजार और भारत सरकार भी डॉन का इंतजार क्यों कर रही है। छोटा राजन रात तक पहुंचना था, लेकिन इस तरीके से राख उड़ी कि अब वो सुबह रवाना होगा, यानी कल दोपहर तक दिल्ली में। तो मुंबई पर अपने अपने तरीके से अपने अपने दौर के डॉन में छोटा राजन पहला अंडरवर्ल्ड डॉन है जो विदेश में पकड़ा गया। और छोटा राजन का इंतजार मुंबई पुलिस ही नहीं, भारत सरकार भी इसलिए कर रही है क्योंकि पहली बार मुंबई की चकाचौंध से निकलकर आतंकवाद से जिस अंडरवर्ल्ड डॉन के तार जुड़े, उसका कच्चा चिट्ठा और कोई नहीं, छोटा राजन ही जानता है। क्योंकि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट ने पहली बार धर्म के आधार पर भी अंडरवर्ल्ड को बांटा, और दाऊद और छोटा राजन यहीं से बटे। तो इस धमाके ने पहली बार मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को आतंकवाद से जोड़ा, और पाकिस्तान की सरजमीं ने दाऊद को न सिर्फ पनाह दी बल्कि ब्लास्ट के लिए बारूद का जखीरा भी उपलब्ध कराया। और पहली बार मुंबई में आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ, और मुंबई ब्लास्ट से ही दुनिया ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे विभत्स चेहरा भी देखा। क्योंकि इससे पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड अपनों को सुरक्षा देने के नाम पर लड़ते हुए अपराधियों से होते हुए स्मगलिंग, वसूली, सुपारी लेकर मारने से आगे बढ़ा नहीं। वरदराजन उस दौर में तमिलों का दाता बना। वरदराजन ने अपनी सत्ता दक्षिण से ही मुंबई आए हाजी मस्तान को सौंपी, जो डॉक पर काम करते हुए मुंबई शहर पर राज करने लगा। हाजी मस्तान के दौर में करीम लाला और बड़ा राजन स्मगलिंग और सुपारी लेकर हत्या करवाने का खेल करते रहे। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन छोटे छोटे अपराधों से पहचान बनाते हुए निकले। छोटा राजन मुंबई के घाटकोपर के सहकार सिनेमा हॉल के बाहर ब्लैक में टिकट बेचते हुए अंडरवर्ल्ड से जुड़ा। याद कीजिए, यही बोली गिरफ्तारी के बाद बाली में छोटा राजन ने दाऊद का नाम आने पर कही। मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में मैं कोई दाऊद से डरता नहीं। तो छोटा राजन दाऊद से और दाऊद हाजी मस्तान से जुड़कर धंधे के गुर सीखते हुए छोटा राजन के गुर्गों की मदद से हत्या और वसूली का खुला खेल खेलने लगा। बाकी पांडु सब बनवास जाएंगे। ध्यान दें तो मुंबई बिना अंडरवर्ल्ड के कभी धड़का नहीं, या यूं कहें मुंबई की धड़कन के साथ अंडरवर्ल्ड भी धड़कता रहा। हाजी मस्तान मददगार के तौर पर भी बॉलीवुड में उभरा, लेकिन दाऊद और छोटा राजन के दौर में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के लिए धंधे में बदल गया। तरुण गावली को लेकर फिल्म सत्या बनी। क्या हो रहा? जो क्या था? सुन तो सुन। लेकिन दाऊद ने अंडरवर्ल्ड के अपराध को मुंबई से कहीं आगे दुनिया के दर्जन भर देशों में अपने धंधे के जरिए फैला दिया, और पाकिस्तान के लिए भारत में भारत के खिलाफ एक ऐसी अपराध का ताना बाना बुना जो पाकिस्तान के लिए तो फायदेमंद रहा, लेकिन भारत के सिस्टम में ही अपराध घुस गया। और शायद इसी का जिक्र छोटा राजन ने मुंबई पुलिस का नाम लेकर कर दिया। मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम, दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले, कुछ पुलिस। तो क्या दाऊद की पकड़ अभी भी मुंबई पर उतनी ही है जितनी पहले थी, और छोटा राजन का इंतजार मुंबई पुलिस इसलिए कर रही है जिससे वो दाऊद के सरकारी गुर्गों को सामने ला सके, और छोटा राजन का इंतजार भारत सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि दाऊद का पता अंडरवर्ल्ड का ही कोई खिलाड़ी कहे तो फिर पाकिस्तान नकार नहीं पाएगा।
दाऊद है कहाँ था? राजन दाऊद कहाँ है? पाकिस्तान दाऊद मदद करेंगे आप? जरूर मदद। कौन छुपा रहा है? कौन छुपा रहा है? राजन कौन छुपा रहा है उसको? आईएसआई छुपा रहे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिक्का उछाल के आप कह सकते हैं, जब तक छोटा राजन दाऊद का नाम लेता रहेगा तब तक भारत में वो चैन से रहेगा, अन्यथा उसकी फाइलें खुलनी शुरू हो जाएंगी और फाइलें मुंबई में खुलेंगी। इसको लेकर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर भी सामने आ गए। जैसे सीबीआई उसको वापस लाएगी, उसके बाद वो प्रोसीजर खत्म होने के बाद वो हैंडओवर का प्रोसेस शुरू कर देंगे। इसी केसेस के नंबर तो 70 और 75 के ऊपर हैं। तो कौन से ऐसे मामले हैं जिनके लिए मुंबई को छोटा राजन का इंतजार है? घाटकोपर के सहकार सिनेमा में टिकट ब्लैक करने से लेकर दाऊद के कहने पर पठान गैंग के 10 लोगों को मारने के आरोप में फंसे छोटा राजन पर वाकई 70 से ज्यादा मामले हैं। और मुंबई पुलिस की फाइल बताती है कि बड़ा राजन के हत्यारों को मारने से लेकर गावली गैंग के अशोक जोशी की नृशंस हत्या भी उसमें शामिल है। और 1977 से 1988 के बीच फिरौती, हत्या, प्रोटेक्शन रैकेट के ही आरोप छोटा राजन पर हैं, क्योंकि 1988 के अंत में पठान गैंग और दाऊद के बीच समझौते ने छोटा राजन की अहमियत मुंबई में खत्म कर दी। लेकिन दाऊद से ताल्लुकात दुबई के पर्ल सेंटर के एक कमरे में खोले गए दाऊद के दफ्तर तक छोटा राजन के बने रहे, जो खत्म हुए 1993 के ब्लास्ट के साथ। और तभी से दाऊद और छोटा राजन एक दूसरे के दुश्मन हो गए। लेकिन 1993 के पहले का सच यही है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में पहले बड़ा राजन फिर छोटा राजन के गुर्गों ने ही हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक का साथ दिया। यहां तक कि दाऊद के भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर की हत्या का बदला भी बड़ा राजन ने लिया। और दाऊद को भी जब करीम लाला और पठान गैंग से मुश्किल आई तब छोटा राजन ने ही दाऊद का साथ दिया। यानी छोटा राजन जब मुंबई के अर्थर जेल में पहुंचेगा तो मुंबई पुलिस 70 के दशक के उन फाइलों को जरूर खोलेगी जब मुंबई में कोबरा, डायमंड, गोल्डन गैंग के नाम से अंडरवर्ल्ड की गुंडागर्दी होती थी। और अब दाऊद के नाम पर पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र होता है। और संयोग से इन तमाम कड़ियों को जोड़ने वाला शख्स और कोई नहीं, छोटा राजन ही है, जिसका इंतजार भारत सरकार कर रही है। ये एक सच है। लेकिन आइए एक दूसरी स्थिति लाएं। इस देश के भीतर असहिष्णुता के माहौल में सम्मान लौटाने की कतार लंबी दर लंबी होती जा रही है। लेकिन सवाल हर बार यही उछलता है, क्या इमरजेंसी में किसी ने सम्मान लौटाया? तो आइए आज आपको उस शख्स के गांव में लिए चलते हैं जिसने पद्मश्री मिलने के बाद 1970 में पद्मश्री मिला था और कहा था ये पापश्री है, मैं लौटा रहा हूं इसे। चलिए उस गांव लिए चलते हैं आपको। फणीश्वरनाथ रेणु के गांव में शोर चुनाव का जरूर है, लेकिन रेणु ने जो 50 के दशक में मैला आंचल और परती परिकथा में लिख डाला, हालात 60 बरस बाद भी इन इलाकों में बदले नहीं हैं। नदी का जो कटाव होता है, सड़क का जो कटाव है, वहाँ अच्छा पुल नहीं है, वहाँ अच्छा देखने वाला नहीं है। अभी वोट लेने के लिए सब जो है तो जात पात करके वोट लेकर चला जाता है, फिर उसको देखने वाला कोई नहीं है। निकल गया, कोई पहचानते नहीं है, सब अपना पेट भरने वाला है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। सब अपना अपना पेट भरता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता है। गरीब को देखता है कि नोट वाला है, उसको तो उछलता है, और जो गरीब है कपड़ा नहीं है, महंगा खाने भी नहीं तरसता, उसको लिए कुछ नहीं है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी त्रासदी कोसी नदी भी है, लेकिन कोसी को यहाँ के लोग माँ का दर्जा देते हैं। हमने उसको इस तरह से मैंने जकड़ के रखा है कि जैसे भारत माता छटपटा रही है ना, कि माँ को लगता है भारत माँ के आंचल पर कोई कलंक, कोई धब्बा नहीं लगे, तो उसी तरह कोसी है। न रेणु का गांव बदला है, न रेणु का घर, लेकिन चुनाव के दौर में जब जेपी के शागिर्द ही बिहार के चुनाव मैदान में है तो रेणु के बेटे जेपी के साथ रेणु के जुड़ाव को भी याद करते हैं। 77 से पहले जेपी आंदोलन में जेपी को जब लाठी लगी थी तो बाबूजी साथ में थे। जेपी के साथ रेणु का जुड़ाव कुछ इस तरीके से था, जब इमरजेंसी लगी तो रेणु ने पद्मश्री लौटा दिया। जी, आज के दौर में सम्मान लौटाने को लेकर इस बात का जिक्र बार बार जब हो रहा है कि किसने इससे पहले सम्मान लौटाया, तो रेणु का नाम याद कर लीजिए।
उन्होंने इमरजेंसी के दौर में अपना सम्मान, वह भी पद्मश्री, लौटाया था। यानी विरोध के स्वर तब भी थे, लेकिन इतिहास में झांकना चाहता कौन है? विकास से कोसों दूर रेणु ग्राम को देखकर कौन समझ सकता है कि रेणु का लेखन राज कपूर को भी फारबिसगंज ले आया। के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, के सब रस ले लिया रे। परीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास पर राज कपूर ने उन दिनों बॉलीवुड में तीसरी कसम फिल्म बना दी थी, लेकिन रेणु के गांव में 2015 में फिल्म लगी है कलुआ भाई सयान और थिएटर आपके सामने है। लकड़ी और घास फूस से बना हुआ है ये फिल्म थिएटर। 2015 के दशक में ये तस्वीरें गवाह हैं हिंदुस्तान की अमीरी और गरीबी के फासले की। लेकिन इन हालातों से दूर फारबिसगंज में रहने वाले को तो गर्व है कि वो रेणु के गांव में रहते हैं। रेणु जी ने एक ऐसा काम किया है कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो उनके नाम से बहुत कुछ हम लोग मिलता है। ये जो हम गए पूर्णिया में गए, हमसे पूछा आप कहाँ रहने, हमने कहा कि फारबिसगंज विधानसभा सिमरा क्षेत्र गए। अरे सिमरा, वो सिमरा जहाँ के रेणु रहने वाला। हमने कहा बहुत खुश हुआ, हाथ मिलाया, बहुत उन्हें तारीफ किया। और इन्होंने अपने घर वालों के कहा, अपने बच्चे को कहा कि देखो बेटा, पैसा कितना हो जाए लेकिन सबको साथ लेके चलना, और कभी बहुत बड़ा महल नहीं बना लेना कि लोग तुमको कहे कि तुम बहुत पैसे वाले हो, बहुत मालदार। ये ऐसा नहीं, उनका घर जाके देखिए, विधायक रहते हुए भी उनका घर टीना का है। इमरजेंसी से नाराज होकर रेणु ने पद्मश्री पुरस्कार को पापश्री कहकर लौटा दिया था। तो कह सकते हैं कि भले ही विकास की दौड़ में बिहार को पिछड़ा माना जाता रहा हो, लेकिन विचारों की दौड़ में रेणु वक्त से काफी आगे थे। रेणु गांव, अररिया, बिहार से कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। तो जाहिर है यह सवाल अब खड़ा हो सकता है कि साहित्यकार अगर लेखन भी साथ रखे, सम्मान चाहे लौटाएं लेकिन लेखन साथ रहे, तो शायद आने वाली पीढ़ियां या मौजूदा पीढ़ियां इस देश को किस दिशा में ले जाना है यह भी वो सोचने को मजबूर होंगी। लेकिन इन सब से इतर सियासत अपनी दिशा में चल पड़ी और दिल्ली में आज कांग्रेस का लॉन्ग मार्च निकला। देखिए जरा। प्रधानमंत्री जी खामोश रहें, जो इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि उनकी इन सब घटनाओं से सहमति है। असहिष्णुता के पाठ दूसरे को पढ़ाने के बजाय उनको खुद के गिरेबान में झांककर देश से माफी मांगनी चाहिए कि उनके कार्यकाल में जो असहिष्णुता का प्रदर्शन हुआ। A serving minister in the government calls two little children who have been burnt to death dogs. This is not the type of minister that should be in the cabinet. ये बात वो खुद बार बार कहे हैं, बिहार की इलेक्शन के दौरान कहे हैं कि हिंदू और मुसलमान को तय करना पड़ेगा कि क्या हम अपने एक दूसरे से लड़ेंगे या हम गरीबी उसके साथ उसका मुकाबला करेंगे, उसको खत्म करेंगे। यह तो तय है कि राजनीतिक सत्ता सब कुछ समेटने के लिए आतुर है। अब नहीं, पहले भी थी। और राजनीतिक सत्ता का मतलब मान लिया जाता है कि चुने हुए लोग हैं तो फिर हमारा ही काम तंत्र के हिसाब से चलेगा। कश्मीर की ही स्थिति दिखाते हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखलाते हैं कि सियासत कैसी भी हो लेकिन वो सब चीजों को अपने हाथ में कैसे हथेली में समेटना चाहती है। देखिए रिपोर्ट जरा। श्रीनगर के शेरे कश्मीरी स्टेडियम की क्रिकेट पिच को 1983 में कश्मीरियों ने ही खोद डाला था, तो 2015 में इसी स्टेडियम को पीएम की रैली के लिए खोद डाला गया। 1983 में भारत वेस्टइंडीज से बुरी तरीके से हारा था। तब वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उस वक्त आतंकवाद पनप रहा था। विरोध भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर था, तो पिच खोद डाली गई। और इस बार चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस बुरी तरीके से हार चुकी है और पहली बार पीडीपी के साथ बीजेपी सत्ता में है, तो पीएम की रैली के लिए शेरे कश्मीर स्टेडियम को खोद डाला गया है। रैली शनिवार को होनी है, लेकिन सवाल सिर्फ पीएम की रैली भर का नहीं। सवाल क्रिकेट स्टेडियम से 100 मीटर की दूरी पर बने फुटबॉल स्टेडियम का भी है, जहां शनिवार को ही अलगाववादी नेता मिलेनियम मार्च निकालना चाहते हैं। यानी क्या क्रिकेट और क्या फुटबॉल, सियासत के आगे सब बेमानी, चाहे सरकार चुनी हुई हो या चुनाव का विरोध करने वाले अलगाववादी। काफी सारे पैसे खर्च किए गए,
इस ग्राउंड को बनाने में इसमें घास लगाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली को लेकर अब कहीं न कहीं दोबारा यहाँ पर इस स्टेडियम को खोदा जा रहा है। तो रैली की सफलता मुफ्ती सरकार के लिए नाक का सवाल हो चला है और सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल। हम स्थानीय पुलिस के साथ हम यह इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर जो रैली हो वह बहुत अच्छी तरीके से हो और किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। हालांकि एहतियात के तौर पर कई अलगाववादी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है तो कई को नजरबंद भी कर दिया गया, लेकिन श्रीनगर में हर शुक्रवार को जिस तरह युवा सरकार के विरोध में बीते 2-3 महीने से लगातार सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे सरकार की चिंता लाजमी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। इन हालातों के बीच जयपुर के दो चेहरे बार बार आंखों में घूम रहे हैं, क्योंकि मुद्दा एक, नजरिया दो। जरा रिपोर्ट देखिए। पहली तस्वीर समाज सेवी गुरुशरण छावड़ा की है, जिनकी जान शराब और नशाबंदी के लिए लड़ते हुए चली गई, और दूसरी तस्वीर उस युवा पीढ़ी की है जो नशे में डूबा है। रेव पार्टी उसकी जिंदगी का हिस्सा हो चला है, और दोनों ही तस्वीर जयपुर की ही है और एक ही वक्त की है। तो समाज का सच यही है और सत्ता का चरित्र भी, क्योंकि गुरुशरण छावड़ा ने कांग्रेस के राज में भी आंदोलन किया था और उस वक्त विपक्ष में बैठी बीजेपी ने बकायदा लिखकर छावड़ा को भरोसा दिया था कि अगर वो सत्ता में आ गए तो उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा, यानी राज्य में शराबबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन सत्ता आई और शराबबंदी से लेकर मजबूत लोकपाल के मोर्चे पर कुछ भी नहीं हुआ, तो छावड़ा ने फिर अनशन शुरू कर दिया। बीते 32 दिनों से अनशन पर थे। मेधा पाटकर से लेकर उना राय तक आई, सब कोई अनशन में पहुंचा, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और कल उनकी मौत हो गई। समाज सेवी अब सीधे सरकार पर उंगली उठा रहे हैं और सरकार वही सफाई दे रही है। सीधे सीधे राज्य सरकार इसकी दोषी है। राज्य सरकार की जो भूमिका रही है उसके कारण से ये हुई है। एक दिन पूर्व तक वो सामान्य थे, इसलिए लगातार हमारा संपर्क भी था, परंतु आज की इस पूरी घटना से हम व्यथित भी हैं, दुखी भी हैं और संवेदनशीलता से आज इस परिवार को संबल देने हम लोग यहाँ हैं। तो कहें जो भी, लेकिन सच यही है कि राजस्थान सरकार को 3,500 करोड़ से ज्यादा की कमाई आबकारी विभाग से होती है। तो ऐसे में शराबबंदी वो करे तो क्यों करे, और वजह भी यही हो चली है कि रेव पार्टी राजस्थान का नया चलन है। शरद कुमार की ये रिपोर्ट दरअसल इस स्थिति को बताती है कि हालात किसी भी रूप में राज्य को कमाई हो जाए उसे मंजूर है, लेकिन इन सब से इतर सत्ता और ताकत का मतलब होता क्या है। अगर आप मंत्री बन जाएं तो ये नजारा यूपी में नए मंत्री बने एक चौहान साहब के जरिए नजर आ गया, जिन्होंने सड़क पर ही डीजे लगा के स्वागत करने के लिए उनके कार्यकर्ता खड़े होकर आलम देख लीजिए। ये सड़क आपके बाप की है? ये राज बताओ किसकी है? मेरे बाप की। ये सिर्फ पब्लिक को परेशानी देने वाली बात है। सरकार जेब में किसकी है? मेरे बाप की। आधे घंटे हो गए हमें जाम में। ये राज बताओ किसकी है? मेरे बाप की। 1 घंटा हो चुका है सर। सरकार जेब में किसकी है? मेरे बाप की। हर गुलाम किसके हुक्म से है? समाजवादी नेता आ रहा है इस जेल में। ये सड़क आपके बाप की है?